नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट 2 लेकर के। मैंने ये वीडियो दो पार्ट में इसलिए बनाया कि एक पार्ट में जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है और दूसरा कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जिसको मैं सेपरेटली डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जो नेक्स्ट पार्ट है LFAR का वो है एडवांसेस। एडवांसेस बैंक्स के लिए जो है वो अर्निंग असेट्स तो है ही सही, साथ ही साथ ये एडवांसेस ऐसे हैं जिस पे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और यही एडवांसेस ऐसे हैं जिससे कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद पैसा इधर उधर हो जाता है। तो इस बार RBI ने जो चेंज किया है मेजरली LFAR में, वो चेंज इस पोर्शन में ज़्यादा किया है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए ऐसे लोगों का, अर्ली डिटेक्शन हो जाए फ्रॉड्स का। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली टेक केयर रखनी है। एडवांसेस के बारे में कुछ और तथ्य जो बातें हैं वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से होगा। एक तो ये कि सिंगल बोरोअर के सारे अकाउंट्स, जो मैंने आपसे बात की पिछले वीडियो में कि थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स की है RBI ने, तो उस थ्रेशोल्ड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बोरोअर के जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो अलग अलग डेट्स पर सेंक्शन हुए हों, अलग अलग फैसिलिटी हो, सबका टोटल मिला करके थ्रेशोल्ड लिमिट हमें कंसीडर करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स है एडवांसेस के लिए, वो क्या है कि एनी सिंगल बोरोअर एंजॉइंग मोर देन 5% ऑफ टोटल एडवांसेस जो पहले था उसको बदल के अब कर दिया गया 10% ऑफ द टोटल एडवांसेस ऑफ द ब्रांच। मीन्स ब्रांच का एडवांस से 50 करोड़ रुपए है तो 5 करोड़ रुपए से ऊपर का एडवांस हमारे लिए लार्ज एडवांस कहलाएगा और लार्ज एडवांस के केस में हमें जो है स्पेशल ड्यू केयर देनी है और सारे अकाउंट्स करने हैं। तो जो लिमिट पहले 5% की हुआ करती थी, मीन्स 2.5 करोड़ का अकाउंट 50 करोड़ की ब्रांच में हमें चेक करना होता था पूरी तरह से, अब वो लिमिट बढ़ा करके 10% कर दी गई। इसी तरीके से या तो 10% ऑफ टोटल एडवांसेस या फिर 10 करोड़ रुपए की लिमिट। मीन्स से किसी ब्रांच का अगर 200 करोड़ का एडवांस है, वहाँ पर फिर हमें 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी अकाउंट्स हैं बोरोअर के, वो सारे अकाउंट्स चेक करने हैं, वो लार्ज एडवांसेस कहलाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि लार्ज एडवांसेस कैलकुलेट करते वक्त हमें उसकी फंड बेस, नॉन फंड बेस सभी प्रकार की फैसिलिटी जो है वो क्लब करनी है, फिर कैलकुलेट करना है कि वो नॉन फंड बेस है और फंड बेस है तो लार्ज एडवांस है या नहीं है। इसके साथ एक बात और स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है हमें, वो ये है कि सारे लार्ज एडवांसेस हमें थोरोली चेक करने हैं और बाकी जो एडवांसेस हैं उसमें भी सैम्पलिंग करनी है। लेकिन सैम्पलिंग करते समय हम ये ध्यान रखें कि वो एडवांसेस का पूरा सेगमेंट कवर करे। अगर कहीं पर हाउस लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, CC है, KCC है, टर्म लोन है, एनी अदर फॉर्म ऑफ लोन्स हैं, तो सैंपल साइज जब हम सिलेक्ट करें तो वो सैंपल जो है हर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करे, ऐसी हमें कोशिश करनी है और लार्ज एडवांसेस को हमें थोरोली चेक करना होगा। इसके साथ साथ ऑडिट शुड बी एम्फेसाइज्ड इवन इफ सिंगल अकाउंट ऑफ ए बोरोअर डज नॉट हैव 10 lakhs लिमिट्स। जो RBI ने 10 lakhs की बोरोअर वाइज लिमिट फिक्स की है कि 10 लाख से ऊपर का अगर नॉन कॉर्पोरेट असेसी है जिसका लोन अमाउंट, एडवांस अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट लेनी है। क्योंकि कॉर्पोरेट असेसी की तो ऑडिट रिपोर्ट वैसे भी आनी है, वो 10 लाख हो या 1 लाख हो, लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट असेसी है उससे ऑडिट रिपोर्ट के लिए एम्फेसाइज जो करना है, तो वहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखेंगे, किसी बोरोअर की अगर सिंगल फैसिलिटी 10 लाख से कम है, मीन्स किसी बोरोअर का टोटल एक्सपोजर 40 लाख है लेकिन वो 8 अकाउंट में है, 5-5 लाख रुपए करके एडवांस लिया हुआ है, तो भी हमें एग्रीगेट करते समय 10 लाख के लिमिट मानते समय वो 8 अकाउंट्स का बैलेंस टोटल किया जाएगा और फिर हमें एम्फेसाइज करना है कि साहब इनका ऑडिट रिपोर्ट आपने नहीं लिया है तो वो ले। एक जो इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि इस बार जो है ट्रांजैक्शन ऑडिट भी हमें करना है लार्ज एडवांसेस के केस में। अभी तक क्या है कि हमारा एम्फेसाइज या जो क्वेश्चनर था उसका एम्फेसाइज होता था कि साहब हम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट चेक कर लें और ट्रांजैक्शन पार्ट को छोड़ दें। ये ऑल्दो फॉरेंसिक ऑडिट का हिस्सा होता है ट्रांजैक्शन को स्क्रूटनाइज करना, एनालाइज करना,
लेकिन अब यहाँ स्पेसिफिकली पॉइंटेड कर दिया गया कि साहब आपको ट्रांजेक्शन भी देखने हैं, और उसको देखने का पर्पस क्या है वो हम आगे समझेंगे कि क्यों आरबीआई चाहता है कि जो लार्ज एडवांसेस है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है फंड्स का इनिशियल स्टेजेस पे स्पेसिफिकली, वो मूवमेंट्स कैसा है, दैट वी हैव टू वेरीफाई। और ये इस बार स्पेसिफिकली कैटेगराइज करके आरबीआई ने मेंशन किया है। एक बात और आरबीआई ने की है, बिकॉज हम लिखते थे हमेशा से कि ऑन टेस्ट चेक बेसिस वी हैव वेरीफाइड दीज अकाउंट्स एंड वी हैव नॉट कम अक्रॉस या केम अक्रॉस द फॉलोइंग इंस्टांसेस। अब उसको हमें चेंज करना होगा। वो चेंज इसलिए करना होगा कि इस बार आरबीआई ने एलएफआर का एक पार्ट बना दिया है कि टोटल एडवांसेस ब्रांच के कितने हैं, वैल्यू वाइज क्या एडवांसेस है, मीन से 50 करोड़ है। तो अब आपने लिस्ट देनी है कौन कौन से अकाउंट्स आपने चेक किए हैं, चाहे वो लार्ज बोरोअर है चाहे स्मॉल बोरोअर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन से अकाउंट्स का डॉक्यूमेंटेशन आपने चेंज किया है, किस अकाउंट्स के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन्स चेक किए हैं, और उसका फिर परसेंटेज देना है कि हाउ मच परसेंटेज इज देयर ऑफ टोटल एडवांसेस। तो ये परसेंटेज हमें नंबर ऑफ अकाउंट्स वाइज की जगह पर वैल्यू वाइज निकालना है। जो फॉर्मेट दिया है वो ये बोलता है कि टोटल एडवांसेस कितने हैं, उसका कितने % आप लोगों ने चेक किया है। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि हमारे को टोटल एडवांसेस का लगभग 15 से 25% के बीच में चेक कर लेना चाहिए सैंपल उठा करके, कि इतना वो कवरेज ले ले। जितना ज़्यादा हम चेक करेंगे उतना हम अच्छा लिख पाएंगे, और उतना हम अच्छा लिख पाएंगे तो बैंक्स को ऑडिट के बेनिफिट्स नज़र आएंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक पर। तो जो स्पेसिफिक एलएफआर में मेंशन किया गया है वो सबसे पहला है क्रेडिट अप्रेजल। क्रेडिट अप्रेजल में भी पहले जो बहुत सिंपल हुआ करता था कि साहब क्रेडिट अप्रेजल में कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ ने जो गाइडलाइन दी है वो फॉलो हुई है या नहीं हुई है। अब इसका स्कोप इंक्रीज कर दिया गया, और इंक्रीज करने के साथ साथ कुछ एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दे दी गई कि साहब आप क्रेडिट अप्रेजल चेक कर रहे हैं तो उसको तरीके से चेक करें कि क्रेडिट अप्रेजल सही हुआ है या नहीं हुआ है किसी भी एडवांस केस में। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑल्दो क्रेडिट अप्रेजल मैक्सिमम बैंक्स में जब से ये CBS हुआ है सिस्टम बेस्ड हो गया है, मीन्स आप सिस्टम पे इंफॉर्मेशन फीड करिए किसी भी बोरोअर की, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके क्रेडिट को अप्राइज कर देता है। मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम है, लेकिन यहाँ पर गीगो कॉन्सेप्ट वर्क करती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। दो इन्फॉर्मेशन हम फीड करेंगे सिस्टम में अप्रेजल करने के लिए, वही सिस्टम उस बेसिस पे करेगा। यहाँ पर अब जो स्पेसिफिकली नई एलएफआर में आरबीआई ने मांगा है वो ये मांगा है कि आपको मेजर शॉर्टकमिंग्स जो आ रही है क्रेडिट अप्रेजल में उस पर आपको अपना ओपिनियन देना है। इफ़ देयर इज़ नो शॉर्टकमिंग्स तो ओपिनियन देना है कि साहब देयर इज़ नो शॉर्टकमिंग्स, वी हैव नॉट ऑब्जर्व्ड एनी मेजर शॉर्टकमिंग्स। लेकिन अदरवाइज अगर कोई शॉर्टकमिंग आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल शॉर्टकमिंग पे एक समरी आपको यहाँ सबमिट करनी है कि साहब ये शॉर्टकमिंग किस टाइप की है, मीन्स प्रोसेस में शॉर्टकमिंग्स हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या पर्टिकुलर केस में शॉर्टकमिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सिस्टम सही है। तो ओपिनियन सॉर्ट की गई है स्पेसिफिकली ऑडिटर से। इस बार एक नया जो एडिशन हुआ है वो ये हुआ है कि अगर कोई एडवांस ऐसा है जिसमें क्विक मॉर्टेलिटी है, क्विक मॉर्टेलिटी मीन्स वो एडवांस हमने दिया और देने के कुछ समय बाद ही वो ख़राब हो गया, टर्न इनटू एनपीए, या उसके ट्रांजेक्शन्स ऐसे हो गए कि वो सस्पिशियस हो गया, तो क्विक मॉर्टेलिटी अगर आई है तो उस पर हमें रिपोर्ट करना है। और जो एलएफआर का फॉर्मेट बोलता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी अकाउंट सेंशन की डेट से, यहाँ सेंशन मीन्स फर्स्ट सेंशन, फर्स्ट डिसबर्समेंट की डेट से फर्स्ट सेंशन, अगर 4 फैसिलिटी हुई है तो जो पहली है उससे अगर 12 महीने के अंदर कोई भी अकाउंट एनपीए होता है तो उसकी स्पेसिफिक डिटेल क्रेडिट अप्रेजल में हमें देना है, ताकि ये चेक कर पाए बैंक मैनेजमेंट कि साहब अप्रेजल में कहाँ गलती हुई कि ये सब 12 महीने में ही जो है वो अकाउंट एनपी हो गया, स्लिप हो गया। सो क्विक मॉर्टेलिटी के ऊपर क्रेडिट अप्रेजल का ही इसको पार्ट बनाया गया है। इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट जो सिस्टम में फीड किए गए हैं वो भी क्रेडिट अप्रेजल का पार्ट है। जिस रेट पे सेंशन हुआ था वो रेट करेक्टली सिस्टम में फीड हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारी यहाँ भी जिम्मेदारी बन जाती है कि सिस्टम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फीड किया गया है अकाउंट ओपन करते वक्त वो करेक्ट है या नहीं है, एज पर सेंशन लेटर है या नहीं है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। साथ ही साथ
जो है वो रिव्यू ऑफ इंटरेस्ट, बेसिकली जो कमर्शियल फंडिंग्स होती है उसमें तो फ्लोटिंग रेट पर फाइनेंसेस किए जाते हैं, लेकिन जो हाउस लोन्स या मॉर्गेज लोन्स वगैरह होते हैं उस पर दोनों ऑप्शन रहते हैं, फ्लोटिंग भी और वो भी। इफ़ द लोन इज फ्लोटिंग बेसिस तो फिर वो लिंक होता है MCLR या EBLR से। उस केस में हमें ये भी चेक करना है कि अगर MCLR या EBLR चेंज हुई है तो अकाउंट में वो चेंज हुआ या नहीं हुआ है। वी हैव टू रिव्यू द इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें फ्रिक्वेंट रिन्यूअल हो रही है कि साहब आज सेंशन किया 10 लाख का था, थोड़े दिन बाद आया कि साहब हमने एक काम और लिया या इसको 12 लाख कर दो, फिर आया कि साहब एक काम करो इस 12 लाख को बंद करके 20 लाख का टर्म लोन दे दो। इस टाइप से अगर रोल ओवर हो रहे हैं या फ्रिक्वेंट रिन्यूअल्स हो रहे हैं किसी अकाउंट्स में, तो ऐसे अकाउंट्स बैंक के लिए अलर्ट का मुद्दा है। बैंक को इस पर अलर्ट होना पड़ता है कि साहब ऐसा क्यों कर रहा है बंदा, हमें यहाँ पर ऐसे लोन्स की डिटेल देनी है। अगर कोई फ्रिक्वेंट रोल ओवर्स हो रहे हैं अकाउंट में या रिन्यूअल्स क्विकली हो रहा है किसी अकाउंट में। साथ ही साथ क्रेडिट अप्रेजल में एक चीज़ और स्पेसिफाई की है इस बार RBI ने कि एक तो बैंक की पॉलिसी क्या है क्रेडिट रेटिंग लेने की। नॉर्मली 5 करोड़ से ऊपर का एडवांस होता है तो बैंक इंडिपेंडेंट एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेती है। अलग अलग बैंक ने अलग अलग लिमिट फिक्स की हुई है, बट RBI हमसे ये पूछ रहा है कि साहब अगर क्रेडिट रेटिंग ली है तो क्या वो क्रेडिट रेटिंग एक्रेडिटेड एजेंसी या अप्रूव्ड एजेंसी से ली है या किसी से भी ले ली। तो पहले तो क्रेडिट रेटिंग RBI अप्रूव्ड एजेंसी से हो, लाइक क्रिसिल हो गया, रेयर हो गया, और दूसरा फिर उसका जो सिस्टम में रेटिंग फीड की गई है अकाउंट ओपन करता है तो वो रेटिंग प्रॉपरली फीड की गई हो। तो यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चन है। क्या कोई अकाउंट रेटिंग के लिए क्वालिफाई करता है इस बार RBI पॉलिसी? अगर करता है तो क्या रेटिंग ली गई है, और अगर रेटिंग ली गई है तो अप्रूव्ड एजेंसी से ली गई है और उसको फिर सिस्टम में प्रॉपरली फीड किया गया है। ये हमें क्रेडिट रेटिंग के संबंध में देखना है। मीन्स देखेंगे आप तो क्रेडिट अप्रेजल का स्कोप जो है वो बढ़ा दिया गया और यहीं पर हमें मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगने वाली है। क्रेडिट अप्रेजल के बाद जो आता है सेंशनिंग डिसबर्समेंट, तो ये वही है जैसा पहले था कि साहब विद इन द डेलीगेटेड पावर सेंशन हुआ है या नहीं हुआ है कोई एडवांस का केस, और साथ ही साथ जब उसका डिसबर्समेंट हुआ है तो जो सेंशन लेटर की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो हुई है या नहीं हुई है डिसबर्समेंट के पहले, ये स्पेसिफिकली देखना था। इसमें कोई बहुत विशेष नया चेंज नहीं आया है, एक्सेप्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाला गया है सेंशनिंग डिसबर्समेंट में कि क्या कंपनी को लोन शेयर्स बायबैक करने के लिए दिया है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें एज पर लॉज तो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी के नॉट बोरो फंड्स। कंपनी को अगर अपने शेयर्स बारो करना है तो वो अपने खुद के फंड से ही, प्रॉफिट से ही बायबैक कर पाएगी। तो ऐसे केस में ये चेक करना है साहब कि किसी को बायबैक करने के लिए तो नहीं दिया। तो फ्रेंकली स्पीकिंग स्पेसिफिकली कोई बायबैक करने के लिए मांगेगा भी नहीं और बैंक देगी भी नहीं, लेकिन फंड डाइवर्ट करके अगर उसने शेयर्स बायबैक किए हैं और हमें अगर वो चीज़ नोटिस में आती है तो वी हैव टू रिपोर्ट हियर ऑल्सो कैसा फंड डाइवर्ट करके उसने बायबैक किया है शेयर्स का, और बायबैक हुआ है या नहीं हुआ है ये तो कॉर्पोरेट एसएससी की बैलेंस शीट्स 2 साल की देख करके हमें समझ में आ जाएगा कि शेयर्स बायबैक हुए हैं। यदि हुए हैं तो क्या बैंक के फंड्स यूज़ किए गए हैं, वी हैव टू रिपोर्ट स्पेसिफिकली। तो ये सेंशनिंग डिसबर्समेंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ डाला गया है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, अगेन डॉक्यूमेंटेशन में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज का स्कोप था नहीं और RBI ने चेंज किया भी नहीं है कि सिंपली दे वांट टू आस्क कि एक तो डिसबर्समेंट के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, साइन करा लिए गए एज पर सेंशन लेटर। अगर किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होना था तो वो कर लिया, ROC पे चार्ज क्रिएट होना था तो वो कर लिया, FDR पे लीन मार्क कर दी। ये हम रूटीन बरसों से देख रहे हैं और इसमें कोई बहुत विशेष चेंज आया नहीं है। हाँ, अब जिस पॉइंट में ज़्यादा चेंजेस आए हैं और वो आए हैं रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन पर। तो वो क्या है? रिव्यू जो है CC अकाउंट, टर्म लोन अकाउंट, KCC अकाउंट, इन सब में रिव्यू होता है। पीरियोडिसिटी अलग अलग हो सकती है। नॉर्मली जो है वो एनुअल रिव्यू CC अकाउंट में होता है और KCC में होता है। इसमें हम ध्यान रखें कि शॉर्ट रिव्यू 3 महीने के लिए ही अलाउड है और
2 बार ही शॉर्ट रिव्यू किया जा सकता है, इसके बाद उसका रेगुलर रिन्यूअल किया जाना जरूरी है इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट्स। इस साल के जब आप एनपीए नॉर्म्स पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि 1 मार्च से लेकर के 31 मई तक का जो 3 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में अगर किसी के रिव्यू की ड्यू डेट आती है तो उसमें एक एक्स्ट्रा पीरियड जुड़ जाएगा। मीन्स 1 मार्च ऑनवर्ड्स 3 महीने का पीरियड रिव्यू में नहीं काउंट होगा। उसके बाद ओवरड्यू होगा रिव्यू के लिए या नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना है। वो एनपीए जब आप चेक करेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद रिव्यू मॉनिटरिंग में एक चीज़ और है, स्टॉक स्टेटमेंट समय पे सबमिट करता है नहीं करता है। अगर बुक डेट्स हैं तो सीएसए सर्टिफाइड है या नहीं है। लार्ज एडवांसेस के केस में क्वार्टरली मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती है बैंक्स को, तो क्यूएमआर सबमिट किया है या नहीं किया है। पहले सिंपली जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था एलएफआर में कि साहब ये सबमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो कितने केसेस में नहीं हो रहे हैं तो यस करिए, आगे बढ़िए। लेकिन हमें उस पर डीपी कैलकुलेशन करना चाहिए थी, और अब स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि जो कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट्स आए हैं, स्टॉक स्टेटमेंट्स हुआ, डेटर्स हुए, क्यूएमआर हुआ, जिस पर डीपी बेस्ड है किसी भी कंसर्न्स के, तो हमें ये चेक करना है कि डीपी का कैलकुलेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ और वो सिस्टम में भी फीड हुई कि नहीं हुई प्रॉपरली। ये स्पेसिफिकली इसमें एड ऑन किया गया है। इसके साथ एक चीज़ और एड ऑन की गई है कि लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने लिए हैं या नहीं लिए हैं, जो भी अकाउंट्स रिव्यू किए हैं उसके अंदर। एंड स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग अबाउट ऑडिटेड, मीन्स दे वांट टू कवर all the corporate borrowers as well as any borrowers enjoying the facility for more than 10 लाख वहाँ ऑडिटेड लिए हैं या नहीं लिए हैं। इसके साथ साथ जब हम चलते हैं तो रिव्यू और मॉनिटरिंग सुपरविजन में लार्ज borrowers के केस में मैक्सिमम बैंक्स एक्सटर्नल चार्ट अकाउंटेंट से, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल से स्टॉक ऑडिट्स करवाती है। सभी बैंक में इसका भी प्रोसेस है। कुछ बैंक में लिमिट 1 करोड़ है, कुछ में 2 करोड़ है, कुछ में 5 करोड़ है। बट हमें जो कमेंट करना है वो करना है कि एक तो लार्ज बोरोवर्स के लिए क्या सिस्टम है, बैंक की पॉलिसी है, अगर है तो फिर क्या बैंक ने समय समय पे उस केस में स्टॉक ऑडिट करवाया है, और करवाने की बात सिर्फ हमें ये नहीं करना है कि साहब स्टॉक ऑडिट करवा लिया, हाँ यस। अब साथ में हमें यह भी कमेंट करना है कि स्टॉक ऑडिट अगर करवाया है तो उसमें कोई एडवर्स कमेंट है तो बैंक ने उस एडवर्स कमेंट पर क्या एक्शन लिया है, सो दैट एक थोड़ा सा स्कोप बढ़ गया कि हमें एडवर्स कमेंट पे एक्शन लिया है या नहीं लिया है, और नहीं लिया है तो हमें उसको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि फला एडवर्स कमेंट थी और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा अपन डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है अगर, और 10 लाख से ऊपर की फंडिंग उसको हुई है सारे केसेस में मिला करके, तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट उससे ली जाना है। एक चीज़ और स्पेसिफिकली नई इस बार इंट्रोड्यूस की है, इन केस ऑफ कंसोर्शियम एडवांसेस, अगर कंसोर्शियम एडवांसेस हैं तो बैंक ने ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट उस बारोर की ऑब्टेन की है या नहीं की है, और वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आरबीआई का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के लिए, उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ली गई है या नहीं ली गई है। अगर आपकी ब्रांच लीड बैंक नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड बाय लीड बैंक, अदरवाइज ओरिजिनल कॉपी बैंक के रिकॉर्ड में होना चाहिए कंसोर्शियम के केस में। इसके बाद एक चीज़ और जो हम पहले से भी देते आ रहे हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज कैप्ट विद द बैंक, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो हो, टाइम पे टाइम बैंक करता है या नहीं करता है टाइम टू टाइम। केसीसी के केस में बारोवर के यहाँ विजिट करना है, सीसी के केस में स्टॉक देखना है, तो उस केस में बैंक विजिट करता है नहीं करता है। इसको चेक करने का हमारा बहुत पुराना तरीका है कि साहब इंस्पेक्शन चार्जेस लगे कि नहीं लगे, और हम ये मान लेते हैं कि अगर खाते में इंस्पेक्शन चार्जेस लग गए हैं तो बैंक ने फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया है। फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट एंड दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि केसीसी चार्ज अकाउंट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन के चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस के नाम से हर साल एक पर्टिकुलर डेट को डाल दिए जाते हैं। होना ये चाहिए थियोरेटिकली कि बैंक जाए, विजिट करे, अपनी एक रिपोर्ट बनाए, तो एटलीस्ट हम लोग लार्ज बारोवर के केस में या सीसी के केस में तो जो उनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है वी शुड आस्क फॉर दैट रिपोर्ट कि साहब फिजिकल वेरिफिकेशन किया था तो उसकी साइंड कॉपी बताओ हमें, रिपोर्ट क्या वेरिफिकेशन करने गए थे। तो सिर्फ चार्जेस डज नॉट मीन कि वो हो गए।
और उसके बाद एक चीज़ और नई एडिशन की है इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में कि अगर वैल्यू डिटोरिएट हुई है जो सिक्योरिटी बैंक के पास दी गई थी, से जब सिक्योरिटी दी थी तब उस सिक्योरिटी की वैल्यू 5 करोड़ रुपए थी, आज जाकर के वो 4 करोड़ रह गई या 3.5 करोड़ रह गई, तो उस केस में वो केसेस हमें यहाँ स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है कि सब वैल्यू डिटोरिएट हुई है इसकी सिक्योरिटी की, ताकि आगे फर्दर एक्शन लिया जा सके। इसके बाद कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं विच इज़ मार्क्ड एज रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स। रेड फ्लैग्ड अकाउंट्स मीन्स कुछ ट्रिकी अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो या तो हेड ऑफिस मार्क करता है कि सब इन बारोअर्स के अकाउंट्स ऐसे हैं जो रेड फ्लैग्स हैं, जिन पे स्पेसिफिकली वॉच किया जाना है, क्योंकि इनमें कुछ अनवांटेड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो इस केस में क्या ब्रांच के पास कोई रेड फ्लैग अकाउंट्स हैं, हम ब्रांच से डिस्कस करते वक्त उसकी लिस्ट मांगे अगर है तो, अदरवाइज हमारी वर्किंग पेपर में नोट बनाए कि देयर इज नो रेड फ्लैग अकाउंट्स एज आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफिशियल्स। और अगर है तो फिर बैंक की ऑपरेशन संबंधी क्या पॉलिसी उन रेड फ्लैग अकाउंट्स में, कि कब पैसे निकाले जा सकते हैं, कब नहीं निकाले जा सकते, क्या उसमें और एक्शंस लिया जाना है, क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं। तो डिविएशन अगर उस पॉलिसी ब्रांच ने किया है तो वो भी हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। और हमें साथ ही ये कमेंट भी करना है कि जो हमारे टॉप 5 बारोअर्स हैं, ब्रांच के टोटल एडवांसेस से हमें मतलब नहीं है, लार्ज बारोअर से मतलब नहीं है। यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि लिस्ट एक बना ले, 5 टॉप बोरोअर जो हैं जिनने मैक्सिमम फंड्स लिया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर हमने चेक किए हैं, जो हमें चेक करना है, लार्ज एडवांसेस के डेफिनेशन में आ रहे हैं इसलिए भी चेक करना है, अदरवाइज चेक करना है, तो टाइप ऑफ बोरोअर्स के जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, मीन्स अगर हम सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं तो वो यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। उनके ऊपर अगर कोई एडवर्स कमेंट आई है तो वो स्पेसिफिकली रिव्यू मॉनिटरिंग सुपरविजन वाले पॉइंट्स के अंदर हमें मेंशन करना है कि सब टॉप 5 स्टैंडर्ड अकाउंट्स में ये एडवर्स फीचर्स हमने नोटिस किए हैं और उसकी डिटेल हमें यहाँ पर देनी है। उसके बाद आता है असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स। ये और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये पहले भी LFAR में हुआ करता था, लेकिन इस बार इसमें जो है उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मांग ली है। हालांकि वो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम पहले भी देते आए हैं और देना चाहिए थी हमें अगर नहीं देते आए तो। एक तो ये कि जब NPA क्लासिफिकेशन हो रहा है, असेट क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें क्लासिफिकेशन के समय सिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन हो। अगर ब्रांच में मैनुअल इंटरवेंशन से उसकी कैटेगरी सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड की जा सकती है, तो ऐसे केसेस हमें बहुत ध्यान से देख करके स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है कि सब मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद RBI नॉर्म्स के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है क्लासिफिकेशन, ये पहले भी हम रिपोर्ट करते थे, अभी भी हम रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर बैंक ने कोई क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि साहब फला चीज़ जो है वो फला अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड है हमारे हिसाब से, और अगर हम डिसएग्री करते हैं तो हमें यहाँ देना है कि हाँ हम इतने अकाउंट्स हैं उससे डिसएग्री कर रहे हैं, और डिसएग्री करने का रीज़न ये है स्पेसिफिकली। मीन्स हमें अब रीज़न भी मेंशन करना होगा कि सब हम डिसएग्री क्यों कर रहे हैं ब्रांच की क्लासिफिकेशन से। पहले हमको रीज़न स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना होता था, सिर्फ हमने कह दिया सब डिसएग्री हैं, ये NPA है, जाओ इसको NPA डिक्लेयर कर दो, या ये स्टैंडर्ड है आपने गलती से NPA किया, वी आर डिसएग्रीइंग। नाउ वी हैव टू मेंशन द रीज़न बिहाइंड द डिसएग्रीमेंट, कि किस रीज़न से हम उसको डिसएग्री कर रहे हैं। अब जनरली ये होता है कि जब हम किसी अकाउंट को NPA क्लासीफाई करने के लिए ब्रांच वाले से बात करते हैं तो वो हमेशा से हमें कहते हैं कि साहब LFAR में दे दो, MOC में मत दो। और बहुत सारे ऑडिटर्स ऐसा करते हैं, जो हमें फीडबैक मिला है कई बार कि बहुत सारे ऑडिटर्स ऐसा करते हैं कि साहब मैंने LFAR में मेंशन कर दिया कि ये अकाउंट्स जो है वो NPA होना चाहिए, लेकिन ब्रांच एग्री नहीं कर रही इसलिए MOC में नहीं दिया। तो यहाँ पर रिवाइज्ड LFAR में RBI ने स्पेसिफिकली पूछ लिया है कि अगर आपने यहाँ पर डिसएग्री किया है तो क्या उनको MOC के थ्रू रिपोर्ट किए हैं या नहीं किए हैं, और नहीं किए हैं तो बेसिकली वी हैव टू पुट द रीज़न ऑल्सो कि साहब क्यों नहीं किए हैं। उसके बाद आता है लार्ज एडवांसेस। लार्ज एडवांसेस जो है चेंज अगर उसके कैटेगरी में किसी भी प्रकार से किया गया है
लार्ज एडवांसेस की कैटेगरी मान लो पहले स्टैंडर्ड थी वो सब स्टैंडर्ड हुई है, या सब स्टैंडर्ड थी अपग्रेड हुआ है खाता, तो चेंज अगर उसका हुआ है किसी कैटेगरी में तो वी हैव टू प्रोवाइड इट कि ये चेंज हुआ है और उसके पीछे रीजन क्या, मीन्स व्हाट द रीजन बैंक इज कोटिंग एंड वेदर वी एग्री विद दैट रीजन आर नॉट। इसके साथ इनकम रिकॉग्निशन के जो नाम्स हैं वो आरबीआई नाम्स फॉलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले पोर्शन में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इनकम बुक हुई है या नहीं हुई है, इंटरेस्ट बुक हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ जब हम असाट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू चेक अबाउट द इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स ऑल्सो। इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स में जो एक गलती होती है, हालांकि बैंक्स आर इंडिपेंडेंट टू फॉर्म देयर ओन पॉलिसी, लेकिन जो आरबीआई नॉर्म्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि साहब आपको जो पैसा है वो पहले इंटरेस्ट में जाना चाहिए, देन प्रिंसिपल रिड्यूस होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वो ब्रांच वाले कोशिश करते हैं कि पहले प्रिंसिपल कम हो, उसके बाद फिर इंटरेस्ट की रिकवरी बाद में कर लेंगे। तो ये इनकम रिकॉग्निशंस के नाम्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं उसको देखना है। इसके बाद रीस्ट्रक्चर्ड और रीफेज अकाउंट्स, पहले सिंपली ये पूछा जाता था कि साहब कोई रीस्ट्रक्चर्ड हुआ है, रीफेज हुआ है, यस तो ओके। नाउ दे आर सेइंग कि साहब रीस्ट्रक्चर्ड हुआ है, रीफेज हुआ है, तो सबसे पहले तो ब्रांच ने इनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो रिलेवेंट जोनल ऑफिस है उसको रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है कि साहब हमारे 20 अकाउंट रीफेस्ड हुए हैं या रीस्ट्रक्चर्ड हुए हैं। इस पर जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो फॉलो की है या नहीं की है। ये पहले भी था कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन जनरली ये होता है कि जब खाता एनपीए में स्लिप हो जाता है तब बैंक जाकर के पहले रीस्ट्रक्चर करता था। अभी क्या स्थिति है नहीं पता, क्योंकि बारोअर्स जनरली जो है वो आते नहीं है रीस्ट्रक्चर के लिए, स्मॉल बारोअर स्पेसिफिकली, तो बैंक को एनपीए से बचाने के लिए करना होता था। एंड note it that an account which is slipped technically into NPA substandard cannot be refaced or restructured। तो आरबीआई गाइडलाइन फॉलो हुई है या नहीं हुई है उस पर हमें कमेंट देना है। देन स्ट्रेस असेट से जो असेट लॉस में जा चुकी है, सब स्टैंडर्ड में हो चुकी है, उसके लिए बैंक की जो पॉलिसी है वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है ब्रांच। बैंक की पॉलिसी स्पेसिफिकली रिकवरी के लिए होती है कि साहब ये स्ट्रेस्ड अकाउंट है, इसमें अब रिकवरी करनी है, तो इसके लिए हमारी पॉलिसी ये है कि हम इसके रिकवरी के लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो वो ब्रांच फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है स्पेसिफिकली देखना होगा। अगर कोई अकाउंट अपग्रेड हुआ है, सब स्टैंडर्ड था, सब स्टैंडर्ड से अपग्रेड होकर के स्टैंडर्ड में आया, या डाउटफुल था, डाउटफुल से अपग्रेड होकर के सब स्टैंडर्ड में आया है, तो उस केस में हमें यहाँ पर एक कमेंट स्पेसिफिकली देखनी है कि हम उस अपग्रेडेशन से एग्री कर रहे हैं या नहीं, और नहीं है तो फिर हमें डिटेल देनी होगी कि साहब ये वाले अकाउंट्स ऐसे थे जो ब्रांच अपग्रेड कर रही है एंड वी डू नॉट एग्री विद दीज। इसके बाद अगर किसी केस में लीगल एक्शन, ये पॉइंट पहले भी था कि हायर अथॉरिटीज़ ने अगर लीगल एक्शन बैंक को बोला है कि किसी स्ट्रेस्ड अकाउंट में आपको ये लीगल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ब्रांच इज नॉट टेकन, वही क्वेश्चन अभी भी है। लेकिन एक चीज़ इसमें और जोड़ दी गई, वो है इंसॉल्वेंसी। अगर अब आईबीसी के तहत अगर कोई बारोअर के लिए इंसॉल्वेंसी की एक्शन के लिए हाई अथॉरिटीज़ ने कहा है कि साहब आप एनसीएलटी जाएं और इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाएं, लेकिन ब्रांच ने अभी तक एक्शन नहीं ली गई है, तो वो भी हमें रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कोई हमारा ऐसा बारोअर जिस पर बैंक ने तो इंसॉल्वेंसी कोड के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कोई एक्शन नहीं इनिशिएट की है, लेकिन किसी और क्रेडिटर ने उसके कर दी है, या हम जॉइंट बारोअर हैं किसी के साथ और किसी और बैंक ने कर दी है, तो उस केस में स्पेसिफिकली हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर बैंक के नोटिस में आता है कि साहब फला बारोअर हमारा ऐसा है जिस पर XYZ ने आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर एक्शन इनिशिएट कर दी है, तो वो खाते ऐसे हैं और उन अकाउंट्स में प्रोविज़न बैंक ने सफिशिएंटली किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इस टाइप के अकाउंट्स में प्रोविज़न हायर रेट से किया जाना है, तो आईबीसी अकाउंट्स हमें देखना है। इसके बाद ये पॉइंट्स पहले से था हमारे पास कि प्राइमरी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेस्ड अकाउंट में उसका फ्रेश वैल्यूएशन वंस इन एवरी 3 ईयर किया गया है या नहीं किया गया है। और एक डिटेल्स जो हम, मतलब मैं तो ऑडिट 96-97 से कर रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ कि एक फॉर्मेट हमेशा से आ रहा है DIC GC
और ईसीजीसी में अगर कोई क्लेम हुए हैं तो। अब इसमें से डीआईसीजीसी वाला पार्ट, चूँकि 2005-06 के आसपास डीआईसीजीसी अबोलिश हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो वो पार्ट हटा दिया गया है। सिर्फ ईसीजीएस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम से रिलेटेड अगर कोई क्लेम्स ब्रांच पे आए हैं तो वहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है कि कितना क्लेम आए हैं और कितना उसको दिया है। यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट और आती है कि 50 लाख से ऊपर का अगर कोई अकाउंट है और उस अकाउंट में कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है, कोई सेटलमेंट हुआ है, तो वो स्पेसिफिकली यहाँ रिपोर्ट करना है। अदरवाइज सारे कंप्रोमाइज़ और सेटलमेंट के केसेस में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है और जो बैंक्स की इंडिविजुअल पॉलिसी है वो फॉलो हुई या नहीं हुई। लेकिन 50 लाख से ऊपर का अगर कोई अकाउंट है जिसमें कंप्रोमाइज सेटलमेंट हुआ है तो पॉलिसी फॉलोअप तो देखना ही है। साथ में हमें ये भी चेक करना है कि उसमें रिपोर्टिंग प्रॉपर टाइम से हुई या नहीं हुई। एग्जैक्टली यहाँ रिपोर्ट हमें उसकी डिटेल्स पूरी देनी पड़ेगी कि साहब ये अकाउंट था, इसमें ये पॉलिसी थी और इस पॉलिसी के तहत इस टाइप से कंप्रोमाइज या सेटलमेंट किया गया। इसके बाद कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिक्री ऑर्डर हो जाती है, आइदर कोर्ट और एनसीएलटी या जो सुटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिक्री के लिए एलिजिबल हैं। तो उस केस में ऐसा तो नहीं है कि किसी बारोवर के केस में डिक्री ऑर्डर हो गई है लेकिन बैंक ने एग्जीक्यूशन अभी तक पेंडिंग रखा है, तो हमें इस केसेस में एज वाइज डिटेलिंग उनकी करनी है। ये नहीं है कि हमें एलएफएआर के अंदर एज वाइज डालना है कि साहब इतने टाइम पहले डिक्री अलॉट हुई थी और वो अभी तक नहीं हुई है। इसके बाद जो रिकवरी हुई है उसका एप्रोप्रिएशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट में और उसमें होगा कि नहीं। इसके बाद एक चीज़ और है कि चूंकि आजकल सारे बैंक जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम पे काम करते हैं, स्पेसिफिकली सिटी एरिया के अंदर जितनी बैंक्स हैं वहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांचेस पर प्रोसेसिंग नहीं होकर के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने स्पेसिफिकली इस बार पूछा है कि साहब अगर आपके केस में ऐसा है तो जो आपने डॉक्यूमेंट मांगे थे वो बैंक ने प्रोवाइड किए या नहीं किए, ब्रांच ने सीपीसी से लाके प्रोवाइड किए या नहीं किए, या आपको वहाँ लेकर के गए कि नहीं गए, आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली आंसर देना है। अदरवाइज बैंक्स कई बार टाल जाती थी ब्रांचेस के साथ, कहाँ सीपीसी जाएंगे, डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, दे टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट। तो वो अब हमें यहाँ नोट करना है कि साहब नहीं मिले हैं, हमने मांगे थे। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन एडवांसेस में आता है दैट इज गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट्स। पहले की तरह सेम पॉइंट्स हैं कि हमें डिटेल देना है कौन सी बैंक गारंटी ऐसी है जो डिवॉल्व हो गई है, इन्वोक हो गई है, तो उस केस में क्या एक्शंस लिया है ब्रांच ने। तो इसके लिए हमारा जो चेक करने का तरीका है वो ये है कि हम ईयर एंड पर जब ऑडिट जाएं तो एक लिस्ट ले लें पूरे ड्यूरिंग द ईयर्स की के साथ बैंक ऑडिट बैंक गारंटी का जो है या एलसी का रजिस्टर है आपका वो निकाल के दे दो। उसमें से कौन कौन सी अभी आउटस्टैंडिंग है, कौन सी एक्सपायर हो गई है, वो देना है। हाँ, अब एक जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पर गारंटी और एलसी के केस में वो ये की गई है कि किसी केस में जब बारोअर है और उसने इंटरचेंजेबिलिटी फैसिलिटी ले रखी है, मीन्स फंड बेस और नॉन फंड बेस दोनों फैसिलिटी अगर कोई बारोअर एंजॉय कर रहा है तो उस केस में जो नॉन फंड बेस है वो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन व्यक्ति फंड बेस के लिए यूज कर लेता है, मीन्स इंटरचेंजेबली इट इज अलाउड। तो एलसी और गारंटी के केस में स्पेसिफिक एक नया पॉइंट इस बार डाला गया है कि साहब अगर किसी केस में किसी बारोअर की कोई गारंटी या एलसी इन्वोक हुई है या डिवॉल्व हुई है तो उस केस में क्या ब्रांच ने इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ कर दी है। अगर कर दी है तो वो हमें यहाँ पर रिपोर्ट करना रहेगा, बिकॉज वंस अ गारंटी और एलसी इज इन्वोक्ड देन इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो स्टैंड एज इट इज हो जाती है। फिर इंटरचेंजेबिलिटी फंड्स में अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस इट इज प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय द हायर अथॉरिटीज। तो वो भी हमें यहाँ रिपोर्ट करना है। इसके बाद अदर असेट्स जो है हमारी सन्ड्री सस्पेंस अकाउंट्स, सन्ड्री अकाउंट्स, तो यहाँ भी हमें देखना है कि कुछ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज अगर पुरानी पड़ी हुई है तो उसको हमें स्क्रूटनाइज करें प्रॉपरली और पुराने एंट्रीज को हम यहाँ रिपोर्ट करें कि अनड्यूली लॉन्ग एंट्रीज हैं। अब आजकल तो ऐसे एंट्रीज ज़्यादा मिलती नहीं हैं, सिर्फ जब जो सस्पेंस अकाउंट्स हैं या सन्ड्री असेट्स अकाउंट्स हैं जहाँ पर 1-2 दिन के लिए कुछ एंट्री पार्क होती है तो वहाँ हम देखेंगे 15 दिन से ज़्यादा पुरानी अगर कोई एंट्री है तो वी हैव टू
टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट एंट्री एंड वी हैव टू चेक कि वो एंट्री 15 दिन से ज़्यादा सन्ड्री सस्पेंस अकाउंट में क्यों खड़ी हुई है। हाँ, जब CBS होने के पहले की कुछ एंट्रियाँ खड़ी हो सकती है तो उसके डिस्पोजल के लिए बैंक क्या कर रहा है वो भी हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली देखना है, क्योंकि सन्ड्री सस्पेंस अकाउंट जो है वो एक फ्रॉड का बहुत बड़ा एरिया है। अब एक ब्रेक और लेते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा हो जाएगा।